नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर मैथ्स के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2011 और 2012 में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 2013 में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आइए 2013 में जो पहला प्रश्न मैथ से संबंधित पूछा गया है वो प्रश्न हमारे सामने है। कहता है कि यदि x बराबर a प्लस 1/a तथा y बराबर a माइनस 1/a हो तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का मान होगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यह किस चीज में, ये किस रूप में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है जो हमारे सामने, एक बार हम लिख देते हैं, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर x का मान दिया हुआ है तो क्या करेंगे, x का मान अगर स्क्वायर में हम ज्ञात कर लेते हैं और y का भी मान स्क्वायर में ज्ञात करके दोनों मान रख के यहां पर और स्क्वायर कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे, x में x स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे ना, तो x प्लस 1/x का भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a और b बनेगा, ऐसे गुना में होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, चाहे रहने देते हैं, चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी बनेगा y स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं, y स्क्वायर बराबर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो ये हमारे सामने आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस 2ab होगा। 2a पहले आगे पीछे कोई भी हो सकता है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए हम चाहते तो सीधा इसमें 4 का स्क्वायर करते 16 आंसर आ जाता, लेकिन हम दिखाना आपको चाहते हैं। अब देखिए ये होगा क्या, इसमें यहां पर जब इस मान को हम लोग रखेंगे ना, इस मान को तो यहां हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अब प्लस 2 बनेगा। और इसके साथ जब यहां रखेंगे तो ये माइनस, इसको एंट्री करके माइनस बनाएगा, तो माइनस बनाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी यहां भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस 1/a स्क्वायर और माइनस पहले से है और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। देखिए इससे यह कैंसिल हो गया और इससे यह कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर बचा कितना, 2 + 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16, और जिस ऑप्शन में 16 दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिया गया है यह हर परिमेयकरण से संबंधित प्रश्न को दिया गया है। पूछता है कि दिए गए मान बराबर है, यानी किसके बराबर है। अब बात यह आती है कि हर परिमेयकरण आप कितना तेजी से करना जानते हैं। अगर हमारी बात करें तो हम बहुत इसको तेजी से हम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, करते क्या है, देखिए यहां तो सेम चीज से ऊपर पलटना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहां हो जाएगा 2 बट्टा, यहां हो जाएगा √6 अब प्लस, यहां पर आप लगा सकते हैं, चाहे रहने दीजिए, 2 गुना कर देंगे √6 माइनस 2 बटा √6 माइनस 2, एक हो गया प्लस। अब देखिए यहां पर एक का अंतर है तो सीधे माइनस कर दीजिए, नीचे कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नीचा बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप बनेगा, जो कि 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 माइनस √6 प्लस, यहां पर भी वही क्रिया हम लोग करेंगे, √8 प्लस √7 हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस में 2 और माइनस 2√2, रहने दीजिए। अब ध्यान से समझिए, एक इसको सोल्व आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको 4 भी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं तभी आपका काम हो जाएगा, यानी रूट में 4 मानना पड़ेगा। तो देखिए या किसी भी तरीके से बात बराबर ही है, या इसका स्क्वायर भी करेंगे तभी यह 4 बनेगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है, जो किस फार्मूला पे जा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो नीचे हमारा बनेगा
देखिए 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, और उसी 2 से एक तरीके से यह कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना, √6 माइनस 2, और उसके बाद प्लस में ज्यों का त्यों ही बचा 7 माइनस रूट में 6 प्लस रूट में 8 प्लस रूट में 7 प्लस 2 और माइनस 2√2। अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस √6 से प्लस √6 कैंसिल हो गया। उसके बाद एक चीज और ध्यान से देखिए, जो 8 में रूट लिखा हुआ है, यह कितना लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 2√2 लिखा हुआ है, यानी इससे यह भी कैंसिल हो गया। तो इसमें बच क्या रहा है, 1 रूट में 7 और 1 रूट में 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 रूट में 7, 7। और जिस ऑप्शन में 2 इंटू √7 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसानी से बनाया इसको जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, पहले आप इस प्रश्न को खुद बनाइए, उसके बाद देखिए आप बनाकर कि हमारे आंसर से वो मैच करता है कि नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले आप खुद बनाइए। अगर आप जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा तब तक दिमाग जो है ना काम नहीं कर पाता उस तरीके से कि क्वेश्चन को हम बना पाए। खुद बनाइएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या, एक ए है और एक बी है, इनका योगफल हमको दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 8 दिया हुआ है, और इनका गुणनफल हमको दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है इनका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 1/a और 1/b का हमसे योगफल पूछा जा रहा है। ऐसे देखिए यहां कह रहा है योगफल यानी कि उसको उल्टा करके जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो ऊपर b जाएगा, और b से b कटेगा तो यहां पर a आ जाएगा, यानी कि a प्लस b का मान हमको पहले से दिया हुआ है 8 हो जाएगा, और a इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है 15, और जिस ऑप्शन में 8/15 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह एडिशन का क्वेश्चन दिया गया है, जोड़ का क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को कैसे हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 1 बार 99, 2 बार 99, 3 बार 99, 4 बार 99, 5 बार और 6 बार 99 है। अगर ध्यान से सोचिए, यह सब अगर 6 बार हमको जोड़ना है, 6 बार 99 के जगह पर 6 बार अगर 100 होता तो हम क्या करते, यानी कि 600 हो जाता, उसमें से सब में से एक कम, 6 बार कम हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 594, 600 में कितना कम कर लिए, प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, जब किसी भी भिन्न का जो हर अगर समान हो तो अंश को डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, और इधर से 11 कितना हो जाएगा 21, यानी कि ये आ रहा है 21/7। तो इसको भी कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 3, बस जोड़ दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, 597 जिस ऑप्शन में दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, बहुत लोग इसको आंसर देखकर ही आंसर दे देंगे। ध्यान से देखिएगा, रूट में 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3 और डॉट डॉट बराबर है, किसके बराबर है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे हुआ ध्यान से समझिएगा, पहले बहुत लोग इसका आंसर देखते ही दे देंगे, वही चीज यहां भी हुआ। एक चीज होता है, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि x बराबर √3 यही चीज, या इसके जगह पर 5 ही लिखा हुआ हो तो x का मान डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, पूछेगा कि x बराबर व्हाट, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि आखिर ऐसे होता क्यों है, ऐसे कैसे हो गया। तो इस चीज को मान लीजिए हम दूसरे तरीका पर आते हैं, ये जो चीज दिया हुआ है इसको y बराबर हमने मान लिया कि √3, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, अगर 7 रहता तो 7 आंसर होता, 5 है तो 5 होता, 8 रहता तो 8 रहता, और इसमें भी अलग है, डॉट डॉट नहीं रहता तो फिर वो चीजें बदल जाती है, वो अलग हो जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, इतना बराबर ने y माना, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहां पर एक तो रूट कैंसिल होगा ना, जब इस टोटल का हम लोग ऐसे करके स्क्वायर करेंगे इधर भी, तो क्या होगा, ये इससे एक रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3, फिर बचेगा हमारे पास √3,
फिर √3 और डॉट डॉट बचा हुआ है, समझिएगा बातों को। तो फिर इतना का मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है, y हम माने थे यहाँ पर y इसी को हमने माना था, तो ये हो जाएगा y² बराबर 3 इंटू वाई, और इससे क्या हो जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अर्थात ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है यही हमारा मान आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वह संख्या जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुना करने पर √12 प्लस √18 प्राप्त होता है, यानी कि वह कौन सी संख्या है। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि √3 प्लस √2 के साथ क्या करना है, हमको गुना करना है, पता नहीं वो कौन सी संख्या है। इक्वल टू बराबर कितना हो जाना चाहिए, √12 प्लस √18 हो जाना चाहिए। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमको इतना पुराना है यानी कि इसके बराबर लेके आना है, उसको बराबर करने के लिए हमको तो ये बस इसी तरह ऑप्शन से हमको दिख रहा है कि अगर इसके जगह पर अगर हम √6 से गुना कर दें तो 6 दूना 12 और 6 तिरका 18 हो जाएगा और हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। तो ये पहला तरीका हो गया। अगर लगता है कि सर हमको तो इसे नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, इधर जो है गुना में तो ये जाएगा टोटल भाग में, तो हमारे पास देखिए y बराबर हो जाएगा √12 प्लस √18 और इधर जो गुना में है ये पार्ट इधर आके भाग हो जाएगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से फिर से इसमें देखिए, इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, जो कॉमन है तो वो √6 कॉमन है और यहां बच रहा है हमारे पास √2 और प्लस √3 और बटा नीचे भी तो वही बच रहा है ना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कैंसिल हो गया तो y का मान कितना आ गया, √6 और जिस ऑप्शन में √6 दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि आप भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना मौखिक कैलकुलेशन और जितना चीजों को देखकर और आसानी से समझकर अगर आगे निकल जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया होता है। कैलकुलेशन से जितना बच सकते हैं वो बहुत अच्छा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x² प्लस y² बराबर 20 हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान होगा। ध्यान से समझिएगा, चीजों को बहुत आसान होगा। x माइनस वाई बराबर हमको 2 दिया हुआ है और x² प्लस y² बराबर 20 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये होता है x² प्लस y² माइनस 2xy हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ई x माइनस वाई का मान दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसका मान यहां से यहां तक का मान हमको कितना दिया हुआ है 20 माइनस 2xy। इससे हम क्या करेंगे, x इंटू वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो देखिए इसको जब इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 16 आएगा, या लिख भी देते हैं -16 बराबर -2xy, तो इससे यह कैंसिल होगा तो x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए एक फार्मूला और होता है जो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, एक होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। वही चीज हम यहां पर लागू करेंगे, वही उसी के जगह पर ab के जगह पर xy लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका मान हमको दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस इसका x इंटू वाई का मान हमने अभी प्राप्त किया कितना, 8, तो 8 को यहां पर हम लोग रख देंगे, बस हो गया। 8 चौका 32 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 और जिस ऑप्शन में 36 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर सिस्टम का प्रश्न है, कहता है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। पहला तरीका ध्यान से देखिएगा,
ये जितना भी दिया हुआ है ना, आगे और भी दिया रहता और भी संख्या, तो R1 यानी कि रिमाइंडर शेष 1 प्लस शेष 2 को भाग देंगे इस भाजक से, इससे हम भाग दे देंगे 33 से। तो जो अब इसमें इन दोनों को जोड़ के जो भाग देंगे, जो शेषफल आएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 21 प्लस 28 और भाग देंगे 33। अब देखिए कितना शेषफल आता है। तो शेषफल हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग 5 दे देंगे तो ये 33 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, यानी कि जोड़ने पर तो 16 और शेषफल कितना हो जाएगा 16, और जिस ऑप्शन में 16 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा दूसरा तरीका। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न कहता है दो संख्या को, तो मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई एक संख्या है और इस संख्या को हम 33 से भाग देते हैं। आखिर ये चीज कैसे आता है वहीं पर हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो 33 से जब भाग देते हैं तो भागफल इसका मान लीजिए ए बी कुछ भी आता होगा, और शेषफल हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। तो संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये हो जाएगा 33a प्लस 21 में बन जाएगा। और एक और संख्या का बात किया है, फिर उसको भी 33 से ही भाग देना है। कोई यहाँ पर ऐसी संख्या है, मानते हैं इसका भागफल b आता होगा, यहाँ पर 28 शेषफल। तो फिर ये संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हम लोग के पास हो जाएगा 33b प्लस 28। और थोड़ा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, यानी कि इन दोनों संख्या को जोड़ने का बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ने का बात कर रहा है। जब हम इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो एक संख्या फिर से नया तैयार हो जाएगा, उसको भाग देने की चर्चा कर रहा है। तो देखिए 33a प्लस 21 प्लस 33b प्लस 28 ऐसे हो रहा है। अब भाग देना है 33 से। तो जब ये दोनों को एक साथ लेके आएंगे ना, 33 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस b जो इसके साथ बन जाएगा वो हमारा भागफल हो जाएगा। और इसको इससे ये देखिए कट रहा है, और फिर वही चीज यहां पर भी आएगा। इन दोनों संख्या को सिर्फ हमको जोड़ लेना है, यानी 21 प्लस 28 भाग 33 भाग 33। तो इन दोनों को जोड़िए और जो शेषफल आ रहा है, यानी उसमें से इन दोनों को जोड़ के आप 33 घटा भी सकते हैं, तो बात बराबर ही है। भाग देंगे तो फिर क्या कितना आएगा शेषफल, हमारे पास शेषफल आएगा 16, और जिस ऑप्शन में 16 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का अगर प्रश्न हो ना, अगर ऐसा क्वेश्चन करता और भी दिया रहता तो क्या करते, जितना भी हमारे पास शेषफल दिया रहता उन सबों को जोड़ लेते और उसमें 33 से भाग देते, और फिर से जितना शेषफल आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है यह एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आइए प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मौसा 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी, यानी कुल जोड़ों की संख्या होगी। ऐसी कितनी संख्या है जिनको जोड़ने पर 84 होगा और उनका जो हमारा एचसीएफ होगा वो 12 होगा। अब ध्यान से देखिएगा इस संख्या को कैसे निकालते हैं। यहां मान लेंगे दो संख्या का बात किया है, तो दो हमारे पास संख्या है ए और बी। ये संख्या नहीं है, ये को प्राइम है। क्या है, को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 12। जब हम को प्राइम में, ध्यान दे रखिएगा, जब हम को प्राइम में एचसीएफ से गुना करते हैं तब हमको संख्या प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसमें 12 से गुना कर देंगे तो 12a और 12b दोनों संख्या हमको प्राप्त हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, कहता है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी कि यही इसी दो संख्या का बात कर रहा है। इन दोनों संख्या 12a प्लस 12b को जब हम जोड़ते हैं तो कितना हमको प्राप्त होता है, 84 हो जाता है। दोनों में से कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो कटेगा, 12 सत्ते 84, कितना आ गया, 7 आ गया। ए और बी के रूप में है, प्लस में है, तो इसको भी हम प्लस के रूप में ही तोड़ेंगे। तो क्या क्या मतलब संभावना हो सकती है जिसमें ये 7 बनेगा, तो 1 और 6 से 7 बन सकता है, 2 और 5 से 7 बन सकता है, और फिर 3 और 4 से 7 बन सकता है, फिर 4 और 3 से 7 बन सकता है। अब फिर ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही चीज को 2 बार लेके आएंगे, इसलिए हमने जानबूझकर यहां पर लिखा है। तो इसको 2 बार एक ही चीज को नहीं लिखेंगे, यानी कि अब ये रिपीट करेगा तो इसको खत्म करेंगे, यानी कि 3 बार से ज्यादा इसको हम लोग नहीं लिख सकते। अब ध्यान से समझिएगा, फिर इन दोनों को चेक किया जाता है कि को प्राइम में पास हो रहा है। को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, यानी कि एचसीएफ 1 हो। तो इन दोनों का जब आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, यानी कि ये तीनों
पास है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन ऐसी तीन जोड़े बन रहा है, तो 12 से इसमें जब गुना कीजिएगा ना तो संख्या भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं। 12 का 12, 12 छक 72, फिर यहां देखिए 12 दूना 24 और 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर यहां देखिए 12 तिहाई 36 और 12 चौका कितना हो जाएगा 48। आप सबको जोड़ के देखिएगा ना तो इनको तो सब 84 ही आएगा। कितना आएगा 84 ही आएगा, 84 ही आएगा। ये हम साबित करके दिखा रहे हैं, तो हमारा आंसर हम लोग के सामने यहाँ पर आ चुका है। और इसका भी HCF निकालिएगा, इसका भी HCF और इसका भी HCF निकालिएगा, तो इन तीनों का HCF जो आएगा वो 12 ही आएगा। क्या आएगा 12 ही आएगा। यहाँ पर इन तीनों का आप निकालिएगा। तो यही चीज हमसे पूछ रहा था इसी कितना है। तो बस हमको ये नहीं पूछ रहा है, अगर पूछता फिर तो फिर हम इस पे भी आगे बढ़ते, लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने युग्मों की संख्या होगी। तो जितना पास हो जाएगा ना को प्राइम में सहभाज में उतना जोड़ा हो जाएगा। तो कितना पास हो रहा है 1 2 3, अर्थात कितना आंसर बनेगा 3। और जिस ऑप्शन में 3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यदि √2 बराबर 1.4142 डॉट दिया है तो 7/3 प्लस √2 का दशमलव के शुद्ध 2 अंकों तक मान होगा। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हर परिमेकरण कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। प्लस √2 कर दीजिए इसका हर परिमेकरण। 3 माइनस √2 बटा 3 माइनस √2। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 9 बनेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, यानी इसका दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट हमारे पास बचा 3 माइनस √2। तो 3 रहेगा ही रहेगा, और इसी √2 का मान हमको दिया गया है 1.4142 डॉट करके इसे दिया गया है। कोई बात नहीं, यहां पर इधर 10 इसके बाद में हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा 10 में से 2 जाएगा तो हमारे पास आएगा 8। फिर ये बनेगा 9 में से ये हमारे पास बन जाएगा कितना 4 गया तो यहां हो जाएगा 5। ये बना फिर हमारे पास 9 तो 1 जाएगा तो यहां बनेगा 8। फिर यहां बन गया ये 9 तो कितना हो गया 4 जाएगा तो 5 बचेगा। और ये बन गया है 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 4 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव देंगे। और जिस ऑप्शन में 1.5858 दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है। इन्होंने किया क्या कि इस वाले लास्ट वाले इधर डॉट और करके जो मान आएगा उसमें एक और बढ़ा लिया, यानी कि 1.59 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 cm² क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। और क्वेश्चन में कहता है कि पाई का मान 22/7 लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, लास्ट में आइए। एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, यानी कि वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r²। अगर हमको r का मान पता चल जाए तो हमारे आंसर हमारा साथ फटाक से आ जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। अब इसी r के मान को ज्ञात करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब एक तार है उसको जब मोड़ा जाता है तो एक वर्ग बनाया जाता है तो यह 121 cm² क्षेत्र घेरता है। और इसी तार से फिर ये कहता है कि क्या बनाया जाएगा एक वृत्त बनाया जाएगा। तो वृत्त बनाया जाएगा जब तार है, मान लीजिए कैसा तार है, लंबा ऐसा तार है, और इसको हमने मोड़ मार के क्या बना दिया वर्ग बना दिया। और फिर इसी तार को एक बार घुमा के ऐसे यहां से पकड़े और फिर यहां से घुमा के गोला बना दिए, और गोला यानी कि वृत्त बना दिए। तो इन दोनों कंडीशन में जो ये तार की लंबाई है ये तो दोनों समान रहेगी। इसका मतलब हुआ कि वृत्त की परिमिति और वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिधि दोनों क्या होगा बराबर होगा। यानी कि अब ध्यान से देखिए, जब हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका भुजा हमको निकालने के लिए क्या होगा दिए गए क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 11 11 11, यानी कि 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, और इसका परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है। अब यहां ध्यान से देखिए, पाई के जगह पर क्या करेंगे हम लोग यहां पर रख देंगे
22/7। तो देखिए 11 दूना 44 और 22 दूना 44, यानी आर का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। और इसी आर के मान को हम यहां पर रख देंगे, यानी कि अब रखिए इसका मान 22/7 गुना 7 गुना हम लोग क्या कर देंगे 7। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 है कितना हो जाएगा 15, यानी 154 cm²। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से चीजों को हम लोग को समझना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो प्रश्न दिया गया है यह नल एवं टंकी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। कहता है कि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा अन्य नल पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो नल भर सकता है ना उसको मान लीजिए कि हम ए मान लिए, और जो खाली कर रहे हैं ना उसको बी मान लिए। यह कितना में भर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है। तो जो भरता है ना उसके बदले में हम प्लस लगाएंगे, और जो खाली करता है उसके बदले में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दिखाता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ऊपर हमेशा हम लोग टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। इसकी इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए हम कई बार बोल चुके हैं, दोनों में कितना कॉमन है, 20 कॉमन है। 20 मतलब उसका HCF हो गया। ध्यान से देखिएगा, उन दोनों का क्या हो गया, HCF हो गया। और उस HCF से इस पे भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। उसको बदल कर लिख देना है यहां पर, और इस यहां भाग देंगे 2 बार में कटेगा, ये उसको लिख देना है यहां पर। जो खाली कर रहा है उसके सामने माइनस का चिन्ह देने हैं, और जो भर रहा है उसके सामने प्लस का। क्या बोला है, यदि दोनों नल खुले हो, यानी दोनों एक साथ खोल दिया जाता है, पानी भरने वाले को भी और जो खाली करने वाले को भी, तो क्या हो जाएगा, A+B हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, पहले दोनों को एक साथ जब दोनों को जोड़ने जाएंगे तो प्लस में 3 और माइनस में 2, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, प्लस में 1। और यह प्लस यह डिनोट कर रहा है कि यह भरेगा। तो ध्यान से देखिएगा कितना भरेगा, कितना टाइम लगेगा। 40 तिया 120, 60 दूना 120, तो एक में हम कितना से गुना कर दे कि यह भी 120 बन जाए, तो यह हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी हमारी भर जाएगी। और जिस ऑप्शन में 120 मिनट दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि लास्ट में लाकर हमसे क्या बोला गया है, घंटा में। तो 120 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बदल लेंगे, 60 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 आवर्स या 2 घंटे। अब हुआ हमारे ऑप्शन के अनुसार, अर्थात जिस ऑप्शन में 2 घंटे दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम जो है एक ही पैटर्न का दोनों चैप्टर है, बस उसमें रहता है कि एक खाली करता है और भरता है, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना रहता है, चीजें वही होगी। ध्यान से देखिएगा, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितना देर में करता है, 30 मिनट में करता है। और उसके बाद बताया है कि ए और बी कितना समय में करता है, 50 मिनट में करता है। ऊपर हमेशा टाइम, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। फिर वही चीज ध्यान से देखिएगा, दोनों में 10 कॉमन है तो काटेंगे, तो यहां कॉमन भेज दीजिए यहां पर, तो यहां की इफिशियंसी ज्ञात हो गई, और यहां भेज देंगे, यहां 3 रख देंगे यहां पर। देखिए एक चीज और देखिए, इन दोनों को गुना कीजिए, 150, यहां भी 150 से समान आना चाहिए। अगर समान आ रहा है तो बिल्कुल हम सही है। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में से, यानी कि ए बी सी के क्षमता में से ए बी के क्षमता को घटा लेंगे तो हमको किसकी क्षमता निकल जाएगी, सी की। तो 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 ये किसकी क्षमता हो गई, सी की क्षमता हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, यहां 150 यहां 150, तो 2 में हम कितना से गुना कर दें कि 150 यानी 150 बन जाए, तो 75 से इसको कितना समय लगेगा, 75 मिनट। और जिस ऑप्शन में 75 मिनट दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में,
आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में तथा एस उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा? तो जो सबसे कम समय में पूरा करेगा वही सबसे पहले पूरा कर लेगा। अब ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आइए पी के बारे में आइए। तो पी के बारे में 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो 1 भाग करने में इसको कितना समय लगेगा? तो इस 4 से ना इसमें गुना कर देंगे तो कितना लगेगा? इसको 40 दिन का समय लगेगा। उसके बाद क्यू के बारे में आइए। तो यानी 40% का मतलब क्या हुआ? 2/5। कितना हुआ? 2/5। अब 2/5 मतलब हुआ कि 2/5 भाग, तो 5 लाख इसमें गुना करेंगे, 2 लाख के भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 15×5 = 75। 75/2 दिन हो जाएगा। आर पे आइए। आर 1/3 भाग 13 दिन, यानी कि 13 या कितना हो जाएगा? 39 दिन हो जाएगा। और एस के बारे में आइए। 7×6 = 42 दिन का समय यह लगेगा। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 37.5 दिन लगेगा इसको। 3 दूना 6, उसके बाद में बच जाएगा 7 दूना 14। ठीक है। अब जिसको सबसे कम समय लगेगा ना वही सबसे पहले काम को खत्म करेगा। बस हो गया। तो जिस ऑप्शन में क्यू दिया गया है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हमको जटिलता का महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपका कंसेप्ट सही है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 cm है, इसका क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास एक वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, पहला तरीका। तो इसके विकर्ण के बारे में हमको दिया गया है। तो हम जानते हैं कि विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, यानी कि ए से सूचित करते हैं। और यही विकर्ण का मान हमको दिया हुआ है कितना? 15√2। तो √2 से √2 गायब हो गया, यानी कि भुजा का मान हमारे पास कितना आ गया? 15 cm में है, तो cm आ गया। हमसे इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का मान हमको 15 प्राप्त है, तो 15 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 225 cm स्क्वायर। जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका। अगर इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा समझिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यदि हमको विकर्ण का मान दिया हुआ हो तब, तो ये होता है डायगोनल, यानी अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। विकर्ण का स्क्वायर और बटा में होता है 2। तो देखिए 15√2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर और बटा 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 गुना 15 और गुना में 2 आएगा इसके बदले में 2 और भाग 2, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया? फिर वही चीज आ गया 225 cm स्क्वायर। आपकी इच्छा, जैसे समझ में आती है आप वैसे बना सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यह मेंसुरेशन का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कहता है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है, उसका आयतन होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक घनाभ को बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएगी और दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमने एक घनाभ बना लिया। अब ध्यान से समझिएगा, 3 संलग्न पृष्ठ का बात किया है, यानी कि सटा हुआ 1, 2 और किसी भी साइड से हम लोग ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम P कहते हैं नीचे वाले तल को, तो इस साइड वाले तल को हम Q कहते हैं और इस साइड को R कहते हैं। तो यहां मान लीजिए इसका L हो जाएगा, ये B हुआ दिया हुआ है और ये H दिया हुआ है। तो मान लीजिए हमको P का एरिया अगर निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? L × B हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ आइए, Q के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस साइड वाले भी साइड में हमको ये L मिल रहा है और H मिल रहा है, यानी कि L × H हो जाएगा। और R वाले में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? B × H हो जाएगा, B × H हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, घनाभ का आयतन बराबर यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है? L × B × H होता है। अब इसमें क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे।
वर्ग करेंगे या करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वी स्क्वायर और एल बी एच का स्क्वायर प्राप्त होगा। इसका मतलब हो गया कि वी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एल भी 2 बार होगा, एल भी 2 बार होगा, उसके बाद में बी भी 2 बार होगा और एच भी 2 बार होगा। अब समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं, इस एल और इस बी के बदले में हम क्या यहां से लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर पी लिख सकते हैं। इस एल और इस एल और एक एच के बारे में यहां से इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। और एक क्या बच गया हमारे पास, बी और एच। बहुत बढ़िया, बी और एच बच गया, इसके बदले में हम लोग यहां से आर लिख सकते हैं। तो देखिए हमको भी का मान सिर्फ चाहिए, तो भी बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी पी क्यू आर हो जाएगा। यानी कि जब इतना मान दिया हुआ है तब जब उसका हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा पी क्यू आर का स्क्वायर रूट। जिस ऑप्शन में यह दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, यह सीक्वेंस से एक प्रश्न को दिया गया है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम 8, 12, 9, 13, 10, 14 डॉट का अगला पद होगा, और ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 सीरीज चल रहा है, एक 8, 9, 10 आगे बढ़ के ऐसे जाएगा, और फिर 12, 13, 14, 15 ऐसे जाएगा। यानी यहां आएगा 11 और यहां आएगा 15। तो हमसे अगला पद मात्र यही पूछा गया है, तो 11 होगा, और जिस ऑप्शन में 11 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 cm और AC बराबर 4 cm तथा कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है, तब BD अनुपात DC बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, इसको A कह देंगे, इसको B कह देंगे, इसको C कह देंगे, और AB का मान हमारे को प्रश्न में दिया हुआ है 3 cm, AC का मान हमको दिया हुआ है 4 cm, और कोण A हुआ, और कोण A का समद्विभाजक, यानी समद्विभाजक का मतलब हुआ ये चाहे कहीं भी कटता हो, यानी कि कोण A और कोण E, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये कोण समद्विभाजक हुआ, और कह रहा है कि BC भुजा पर AD आकर मिल रहा है, D पर मिलता है, यहाँ BC पर यहाँ आकर यानी कि मिलता है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसी का अनुपात कि BD अनुपात DC बराबर क्या होगा। तो इसके साथ एक थ्योरम होता है कि जब ऐसा कंडीशन बनता है, यानी कोण समद्विभाजक काटता है, तो जिस अनुपात में अन्य 2 भुजाएं होती है जिसको नहीं काटता है, उसी अनुपात में यह भी कटता है। यानी कि यह हो जाएगा AB बटा AC बराबर BD बटा DC हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हो जाएगा AB का मान हमको कितना दिया हुआ है, हमको हमारे मान में दिया हुआ है 3, और AC का मान कितना दिया हुआ है 4, और कितना यहां हो जाएगा BD बटा DC। बस यही अनुपात में ये इसका मान हो गया और ये इसका मान हो गया, तो अनुपात BD का मान कितना है 3 हो जाएगा, और DC का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3:4 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया गया है, यह सीक्वेंस से प्रश्न दिया गया है, यानी अनुक्रम से। क्वेश्चन कहता है कि अनुक्रम 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19 में गलत संख्या, यानी कि कौन सा है जो एक नियम पर नहीं चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 7, 9, 13, 17 और 19 हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम यहां पर इसमें 4 जोड़ते हैं तो 4, 3, 7 हो रहा है, फिर ऊपर भी वही क्रिया हो रही है।
तो इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। फिर यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर कितना का अंतर है, 6 आ रहा है, लेकिन ऊपर कितना का अंतर आ रहा है, तो यहां पर हमको 8 का अंतर आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहां से देखते हैं तो एक अलग ही पैटर्न चल रहा है, लेकिन यहां से अगर फिर आगे बढ़ा के हम देखते हैं तो एक अलग पैटर्न चल रहा है। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर प्रक्रिया हो रही है वही नीचे भी हो रहा है। यानी कि जब यहां पर 8 जुटा हुआ है तो यहां पर भी कितना जुटना चाहिए, 8 जुटना चाहिए। और ये जब इसमें 7 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। देख लेते हैं नियम का पालन करता है कि नहीं, 15 बनाकर 15 बन जाएगा। और जब 15 बन जाएगा तो यहां से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या बढ़ रहा है, यहां पर 4, सही है। और ऊपर वाले में भी यहां जब 4 जुटेगा तो 17 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और एक चीज और देखें, यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर आइए 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार। यानी कि बिल्कुल सही है कि यहां पर जो 13 है यही गलत है। 13 की जगह पर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो सबसे पहले हम लोग इसका चर्चा नहीं करके यहां तक के चर्चा में मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए उसके लिए होता है एमपी गुने 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत इक्वल टू सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस भी होता है। लेकिन यहां सिर्फ प्रॉफिट का बात किया गया तो हमने सिर्फ प्रॉफिट रखा। देखिए ये होता है यानी कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो जाता है, कोई बात नहीं। तो चलिए एमपी को रहने दीजिए, डिस्काउंट 10% है तो 100 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 हो जाएगा। सीपी को भी रहने दीजिए और उसको लाभ कितना हुआ है, 20% यानी हो जाएगा 120। तो देखिए 30 तिया 90 और 30 चौका यानी एमपी का मान हमारे पास आ गया 4 और सीपी का मान आ गया हमारे पास कितना, 3। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस मान पर 20% वो बटा देता है तो उसको लाभ कितना होता है। फिर यही काम करेंगे तो एमपी के जगह पर 4 रखेंगे, वह बटा कितना दे रहा है, 20% यानी बचा कितना, 80। इसमें से घटा रहे हैं, 100 में से डिस्काउंट कर दिए 80। उसके बाद सीपी का मान दिया हुआ है 3 और क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। अब बाकी सबका कैलकुलेशन करके और इसको ज्ञात हम लोगों को कर लेना है। तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 8 चौका 32 और ये बनेगा 300 यानी कि बनेगा इधर आके 300 घटेगा तो ये हो जाएगा इधर 20 यानी बन रहा है 20 बराबर 3p, जिसका अर्थ हो जाएगा p बराबर 20/3 यानी कि 6.2/3% उसको लाभ होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 6.2/3% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। समतुल्य बट्टा बराबर आप फॉर्मूला कह सकते हैं, चाहे इसको भी ज्ञात करने के लिए कई तरीके हैं, किसी एक को अपनाइए। ये होता है, मान लीजिए इसको अगर x कहते हैं या a कहते हैं, b कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसको y कहते हैं, तो ये होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। बस इसको पर रख के कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 + 5 माइनस 20 गुना 5/100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा, 1 यानी कि 25 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24%। यानी कि यह बट्टा 25% न होकर 24% बट्टा के बराबर ही है। अर्थात जिस ऑप्शन में 24% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2 × √3 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी यानी कि कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
एक लंब वृत्तीय शंकु का बात किया गया है। हमने एक शंकु यहां पर बना लिया, ये इसकी हाइट हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। यह एल हो गया यानी कि तिर्यक ऊंचाई हो गया, यह एच हो गया और यह आर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, आधार का व्यास यानी कि यहां से लेकर यहां तक का मान हमको 4 cm दिया गया है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि यह 2 cm हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 × √3 दिया हुआ है। तो यहां पर आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक यह त्रिभुज के भांति समझिए यहां पर काम करने लगा। तो हम जानते हैं कि ये होता है L² बराबर H² प्लस R²। तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 × √3 का स्क्वायर और फिर कितना? 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, 3 का 3 रहेगा और ये 4 बनेगा, तो 4 × 3 = 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ L² फिर L²। तो L का मान हमसे पूछा गया है, तो इधर आएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि L बराबर 4 cm। और जिस ऑप्शन में तिर्यक ऊंचाई 4 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है। दिए जाने वाले बट्टे की दर है, यानी कि कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, फिर वही क्रिया करेंगे, MP गुने 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट। बस हो गया, इस मान पे रखिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। जब हमको यहां पर क्रय मूल्य पता नहीं है ना, तो उसको 100 ले लेंगे और उसके बाद में उस पर 20% अधिक अंकित करेंगे, तो MP का मान 120 आ गया। डिस्काउंट कितना % दे रहा है ये हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। उसके बाद यहां ध्यान से देखिएगा 100 और उसको 10% लाभ होता है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110%। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से हम लोग 1 0 से 1 0 को कैंसिल करते हैं, या ऐसे भी हम काट सकते हैं, इसको रहने दीजिए। देखिए कई तरीके हैं, जैसी इच्छा वैसे काट सकते हैं। सीधा 20 से काटेंगे तो यह 5 बनेगा, और सीधा 20 से काटेंगे तो यह 6 बनेगा। उसके बाद इसको भी काटेंगे 2 से तो यहां 3 बनेगा, और यहां इसको काटेंगे तो यह बनेगा हमारे पास 2 से 55 बनेगा। इसको गुना कीजिए, ये बनेगा 300 माइनस 3D इक्वल टू, यहां बनेगा हमारे पास 50 25 के 5 और 50 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको इस साइड हम लोग भेजेंगे तो यह माइनस में बनेगा, और यह माइनस में बन रहा है 3D बराबर -25 बन रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और D बराबर हमारे पास बच रहा है 25/3, जिसका अर्थ होता है 8.1/3%। यानी उसको कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 8.1/3% वह बट्टा दे रहा है। बट्टा की दर जो है 8.1/3% है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान हैं। वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। और गौर करने वाली बात यह है, कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से, यानी ये जाएगा बट्टा में, तो a² बट्टा r² बराबर π/1 बन जाएगा। ऐसे इन दोनों का स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा a/r, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात का अर्थ ही होता है बट्टा, तो हो जाएगा √π × √1। √1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका मान 1 होता ही है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। और जिस ऑप्शन में
√पाई/1 दिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और यह लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले मिश्रण है 40 लीटर, 40 लीटर में से 10% निकालिए तो 40 का 10% जो होगा 4 होगा, यानी कि 36 लीटर दूध है और 4 लीटर इसका क्या है, पानी है। अब पानी में भी बोला गया कि कितना पानी और मिलाया जाए, पता नहीं कितना पानी और मिलाया जाए जिसके कारण क्या हो जाए, पानी की मात्रा, यानी ऊपर जो है ना मिल्क है, नीचे वाटर है, लिख दे रहे हैं, तो 20% हो जाए, यानी 80/20 हो जाए, यानी कि 4/1 हो जाए। इससे इसको कैंसिल कीजिए, कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। तो देखिए आपके सामने इधर ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, यानी ये हो जाएगा 9 = 4 + y, तो ये हो गया, इधर आके घट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 लीटर पानी उसमें और हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। और जिस ऑप्शन में 5 लीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।